हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का आज एपिसोड 4 करने जा रहे हैं हम लोग, जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि जल्दी खत्म हो एनसीईआरटी हमारी। और ऐसा नहीं है भागेंगे, समझ के करेंगे। ठीक, आरंभिक नगर। आरंभिक मतलब पता है, आरंभ मतलब एर्लिएस्ट होता है, नगर मतलब सिटीज़ होता है। ठीक है, एर्लिएस्ट सिटीज। ठीक, पुराने भवन में संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जो उस गली में था। ठीक है, उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसके लिए बच्चे भूतवा घर कहते थे, मतलब भूतिया घर कहते हैं। जो पुराना हो जाता है उसे भूतिया घर कह देते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कभी लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लेकर गाएंगे। ये कहानी एक तरीके से कि कहाँ से शुरू। एनसीईआरटी की ये हमेशा अच्छी बात है कि वो एक कहानी के दौर तरीके से चैप्टर को चालू करता है। वो इन्होंने चालू किया। ठीक है, अब हड़प्पा की कहानी चालू होगी। क्यों? देखिए, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाती थी। क्या 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जाती थी? परंतु आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहले रेलवे लाइन जो इंडिया के अंदर है वो बिछाई गई थी मुंबई में। ठीक है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अभी देखा जाए तो इस वक्त जो हड़प्पा है वो इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ये खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोच के हड़प्पा के खंडरों के हजारों ईंट उखाड़ ले गए और उसके बाद क्या हुआ? रेलवे बिछाई गई। इससे पूरी इमारत क्या होगी? नष्ट होगी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। मतलब एक उपमहाद्वीप होता है, जैसे हमारा एशिया उपमहाद्वीप है, तो यहाँ के सबसे पहले जो वो था, क्या हड़प्पा था, सबसे पुराना था। ये कब से? 47 साल पहले बसा था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जितने भी पुरास्थल थे उनमें इमारतों और चीज़ों, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो जगह हो, चीज़ हो, तो उसे क्या कहे? हड़प्पा सभ्यता। आपने चैप्टर का भी पढ़ा होगा तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा। ठीक, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ा जाता है। अगर मोहनजोदड़ो होता तो मोहनजोदड़ो भी है, और उसको तो नहीं बोला जाता और मोहनजोदड़ो सभ्यता ना, ऐसा नहीं बोला जाता, हड़प्पा सभ्यता ही बोला जाता, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल मिला था वो हड़प्पा था। ठीक, और जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में था। और कब मिला था? 47 साल पहले ये बना था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखिए, पहले के नगरों की अगर बात की जा रही है, अगर आपको बताया जा रहा है कि पुराने स्थलों को पढ़ना, पुरानी चीज़ों को पढ़ना है, पुराने नगर कैसे थे, उनमें कोई ना कोई विशेषता तो होगी, कोई ना कोई उनकी तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसके बारे में आज पढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं उनमें क्या था पहले। ठीक, इन नगरों की विशेषता क्या? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब किसी को 2 हिस्सों में, किसी को 3 हिस्सों में ऐसे विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग जो होता था, जो पश्चिमी भाग होता था, पश्चिमी भाग ये हो गया। ठीक, पूर्वी भाग ये हो गया। पश्चिमी भाग छोटा था, पश्चिमी भाग इससे छोटा बनाया, लेकिन ऊंचाई पर बनाता था। तो ये यहाँ नहीं बनेगा तो ये यहाँ बनेगा, पर सब में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में ये निचला इलाका हो गया। ऊंचे वाले भाग को पुरातत्वविद नगर दुर्ग कहते थे। ये क्या हो गया? नगर दुर्ग हो गया। सीटाडेल इंग्लिश में कहते हैं, कि इंग्लिश भी मूवी भी है सीटाडेल करके। ठीक है, सीटाडेल कहते हैं सर नगर दुर्ग को। निचले हिस्से को निचला नगर कहते हैं। ये हो गया निचला नगर। ठीक है, लोअर टाउन इसे कहते हैं, लोअर टाउन। नीचे है तो लोअर, नगर है तो टाउन। ठीक, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पक्की ईंट होती है उसकी बनाई जाती थी 4 दीवारियां, जो बाउंड्री मान लो तरीके से। इसकी ईंटें इतनी अच्छी होती थी, अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। आज भी उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूबसूरत और मजबूत लगे। ठीक, आगे कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। अब नगर दुर्ग क्या हो गया? चारों तरफ ऐसा हो गया नगर दुर्ग। इनमें कुछ खास इमारतें होती है इसके अंदर। ये जो नगर दुर्ग ऊपर, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो का तालाब अभी मशहूर है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्या क्या इस्तेमाल हुआ था? ईंट और प्लास्टर। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया? चारकोल यूज़ किया गया था। ठीक है, चारकोल यूज़ किया गया था।
इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां थी, दो तरफ से इंसान उतर सकता था नहाने के लिए। तालाब या सरोवर जो भी है, चारों ओर कमरे इसके क्या बनाए गए, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, जब कोई पूजा के सामान, पूजा की चीज़, कोई विशिष्ट अवसर होगा तब लोग स्नान करते थे, शायद ऐसा माना जाता है, तभी ये स्नानागार बनाया गया था। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, फायर अल्टार्स कहते हैं ना, अग्निकुंड को कहते हैं फायर अल्टार्स, ठीक, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हों, मतलब यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये कौन सा तीन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे सामान को रखा जाए। अब देखिए उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो हैं वो इनके लिखा हुए हैं। सिंधु नदी के साथ ये झेलम चढ़ाई साइड नहीं, ये हड़प्पा हो गया, यहाँ पे राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, गंभीरी वाला हो गया, चंदूगढ़ हो गया, ये सारे लिखे गए जो क्या उपमहाद्वीप के नगर। ये देखिए इंडिया के इस साइड है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे पश्चिमी साइड में मिलेंगे नगर जो ये हड़प्पा सभ्यता के हैं, ठीक। अब महान स्नान, जो ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है, ये कहाँ गया, मोहनजोदड़ो का, ठीक। पवन नाले और सड़कें, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई होती थी, ये नगर ईंटों की चिनाई, देखिए आप सीढ़ियाँ बनी एक तरीके से। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। क्या विशेषता पूछे, अगर पूछे जाए अलग स्नानागार होता था, हाँ, और अगर कुएं भी होते थे कुछ घरों में, हाँ, यही माना जाएगा। कुछ नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। क्या ढके हुए नाले भी थे, ठीक, और इन्हें सावधानी से क्या सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अभी भी ऐसा होता है, ढलान देंगे तभी पानी जा सकेगा। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे घर है, ठीक है, इसकी नाली निकल रही है, ये सड़क जा रही है, इसकी नाली है, तो इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा ताकि ये अपने साथ लेके जा सके कचरे को, चीज़ों को, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए इस तरीके से किया जाता था। अब तभी इसको पढ़ाया जा रहा है कि इतना जो साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम था वो उस टाइम पे बनाया जाता था। इस टाइम पे उस तरीके का नहीं है, पानी भर जाता है, परंतु उस टाइम पे साइंटिफिक सिस्टम था जो थो ड्रेनेज सिस्टम, जिसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता क्यों मानी जाती है, साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत गजब था, ठीक है। हर घर की नालियों को मेन नाली से जोड़ना और उस नाली को किसी जाके किस में जगह जाना, मेन हॉल में ले जाना, या बड़े बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। नालियों को मेन रोड की नालियों से जोड़ना और फिर नालों में मिला देना, ये भी एक साइंटिफिक तरीका ही था। नगरीय जीवन क्या था, वहाँ पे भी नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन होगा, तो देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे, तो यहाँ के शासक थे वहाँ नगरों में। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते हों। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकोट और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे, जो मोहरों पर लिखे उसे क्या कहते हैं, लिपिक कहते हैं, ठीक, जो डिजाइन आता है उससे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बेच नहीं पाई है, जो बच नहीं पाई है, सॉरी, जो बच नहीं पाई है। लिपि का काम क्या होता है, कहीं पे एक तरीके से लिख देना, किसी भी चीज़, वस्तु हो, ईंट हो, कुछ भी उसका काम, लिपिक का काम यही है। वहाँ पे कुछ चीज़ को अंकित कर देना, लिख देना, वो लिपिक का काम है, ठीक है। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे। स्त्री पुरुष भी अपने घरों या किसी स्तूप स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते हैं और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते थे। वहाँ पे क्या मिट्टी से खिलौने मिले हैं, ठीक। लोग आते भी थे, क्या नाम, व्यापार करने में आते थे। अब क्या है, ये देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है जिसमें उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। देखिए ये सड़क है, ठीक, ये जा रही है, फिर ड्रेन सिस्टम से यहाँ नाले मिल जाएगा, ठीक, बड़ा ऐसे मिलती है, ऐसी सड़कें होती थी वहाँ की। ये हड़प्पा की क्या है कि सड़क और उसमें बना नाला है, ठीक, सड़क वही नाले बनने में, ठीक है। उसके बाद क्या है, हड़प्पा की, और एक ऊपर क्या है, कुआं है, ये कुआं है, ठीक, उसका एक मोहर है, ये मोहरे हैं, ठीक, ये मोहरे हैं।
इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये देखो चिन्ह खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए जाने लेखन गए प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इस पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि यह इसका अर्थ क्या है। अब भाषा उनके अपने हिसाब से लिपिकों ने उकेरा है उस चीज़ को, उस पर एक क्या नाम है लिखा अपने तरीके से, अपने वर्ड में लिखा है। तो अभी पढ़ पाना संभवता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भाषा कुछ और, सोच कुछ और, लोग बात करने की क्या पता चिन्हों के आधार पर भाषा बात करते हो, तो ऐसा था। तो इसलिए अभी पढ़ नहीं पाए हैं बात। पत्थर के बांट देखो, ये पत्थर के बांट हैं, ठीक है। कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बांटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया। किससे? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। बाद में देखो अब नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, जो अधिकतर वो क्या पत्थर है, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कांसे से औजार, बर्तन, हथियार ये सब बनाए जाते थे। देख लीजिए आप। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये देखिए, संभवतः 7,000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 वर्ष पहले संभवतः। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपक के हुए मिले हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये पूछता है पेपर में। ठीक है, पूछता है पेपर में कि टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिली हुई। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फैंस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मूर्ति है, इस मूर्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता हो। स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों को पच्चीकारी करना। अब देखिए, जो पीछे जो बनाया गया है चेहरा, कितना मतलब किसी विशेषज्ञ ने बनाया होगा तभी बन पाया होगा ऐसा, वरना ऐसा किसी जल्दी से बना नहीं पाएगा। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी हो ये दिखाया गया। एक व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं या फिर महिला भी होती थी। फैंस देखते हैं क्या है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये क्या होता है? फैंस क्या होता है? आर्टिफिशियल। ठीक, फैंस क्या है? आर्टिफिशियल है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्णों को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, बालू बोल रहे स्फटिक पत्थरों के चूर्णों को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग या नीले या हल्के समुद्र हरे होते हैं। फैंस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ये फैंस है। तो फैंस कैसे बनता है? इससे बालू के इससे पत्थरों के चूर्णों को इसमें गोंद में मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद क्या जाता है? उसको चिकनी परत चढ़ाई जाती है। उसके अंदर चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री रंग हो सकते हैं। कच्चे माल की खोज में देखें क्या होता है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आयसक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार जाता है। ठीक है, कपास से क्या कपड़ा तैयार होता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? दूर दूर से आती थी। इसका आयात भी होता था, मिलती भी थी तो आयात भी होता था, ये भी मान लीजिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया था। ओमान से भी किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात
आधुनिक ईरान से होता था और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ये सारे आयात कहाँ से होते थे, सारे आपको लिखना है। यहाँ पे कौन सा पदार्थ होगा उसके बारे में लिखना है, ठीक। यहाँ पे स्थान हो गया, ये टेबल बनाएंगे आप तो आपको सब पता लग जाएगा। ये 1 2 3 4 बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लोगों में रहने वाले नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसानों चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तागरों को खाने के सामान देते थे। किसानी उगा रहा तो किसानी देगा। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, हल नहीं बचे क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। देखो खिलौने कब बन सकते हैं, जब आपने कोई चीज़ ऐसी देखी हो, आपने पेन देखा हो, तभी इस तरीके के खिलौना आप बना सकते हैं। तो इसलिए हल होंगे तभी हल के आकार का खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने तरीके अपनाए हैं। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूर पड़ने पर उसे फसलों में सिंचाई जाती थी। इस जगह पे हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे, ठीक। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन का नूर सिस्टम। अब देखते हैं गुजरात में क्या क्या है, क्या सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है इसका, वो देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। और धौलावीरा आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक। धौलावीरा कहाँ है, पहले आप तो गुजरात में, ठीक, गुजरात में। उसके बाद कहाँ है, खदिर बेत के किनारे, ये खदिर बेत जगह है, वहाँ के उसके किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कहाँ की, धौलावीरा की। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में होता। और धौलावीरा की खासियत 1 2 3 तीनों विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। और चारों ओर क्या, पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें इस सब में बनाई जाती थी, ठीक, दीवारें बनाई। इसके चारों ओर पत्थर ऊंचे बनाए थे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जोड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब देखिए, गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे लोथल बसा हुआ है। हाँ, खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पत्थरों, शंकों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। इस नगर से एक भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से लगी हुई है। मतलब अब किसी ने अपना सामान भेजा तो उसके अंदर मोहर लगा दी कि वो ही खोलेगा, जिसके बाद जाएगा उसे पता लगेगा कौन सा मोहर है। तो इससे पता लगेगा कि हाँ, पहले ही पायरेसी का डर था, चोरी का डर था, वो ना हो। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती होंगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये बंदरगाह था लोथल का, गुजरात में। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ, लोथल में। जब आप डालोगे लोथल, तो लोथल के बारे में जितनी भी किताब में पढ़ाऊंगा उसके बारे में जगह छोड़ देनी है। लोथल लिखा, ये जो पढ़ा है वो लिखा, उसका जगह छोड़ी 2-3 पेज की, 2 पेज की छोड़ दी और उसका लिखा लोथल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इससे कभी पेपर छूटेगा नहीं, कुछ भी आएगा आपको मिल जाएगा। मुद्रा मोहर, जैसे कहता है मोहर लगाना, मुद्राकन या मोहरबंदी जो कहते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक है, मैंने बताया। थैले को बंद करके बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, तो मोहर की छाप भी मोहरबंदी होगी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वही वाली बात थी जैसा अभी होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, अंत कैसा हुआ ये भी देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, इसका बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं है। क्या नदियाँ सूख गई होंगी। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया होगा। इस कारण से हो सकता है ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है वो ना मिले।
मवेशियों, बड़े बड़े झुंडों, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि इन सभी कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ सो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व व दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। इसके अलावा 14 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में अध्याय 5 और 8 में आप पढ़ेंगे। इससे जो अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे उसका। ठीक है, आप चैप्टर धीरे खत्म है। अनंत पढ़ रहे, इसके बारे में क्या है। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो नील नदी है उसके जितना आसपास का एरिया है वो छोड़कर बाकी क्या है, रेगिस्तान है। मिस्र क्या है, रेगिस्तान। तभी यहाँ पे टीले ऐसे होते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहते थे। ये मकबरे, यहाँ पे लोग दफने होते थे। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। जो शव होते थे उन्हें क्या कहते हैं, मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, बांध यंत्र, हथियार, जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता, क्योंकि ये पिरामिड यहीं पाए जाते थे। इन पिरामिड्स में क्या होता था, ये क्या होते थे, एक से मुर्दा, एक तरह क्या बोलते हैं, ऐसे कब्र होती थी। ठीक है, यहाँ पे कब्र कहेंगे। ठीक, उन्हें क्या कहता था, मम्मी। जो इनके दफन होता था उन्हें कहता मम्मी कहते थे। इन सबों को मम्मी कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसका आपको क्या कुछ उपयोगी है, मैंने सारे बताए हैं। नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, सब क्या करके पढ़ा है। कच्चा माल सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ के कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ 47 साल पहले पढ़ा है, पहले पेज पे 47 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 39 साल पहले, लास्ट पेज पे। अन्य नगरों का विकास बाकी 25 साल पहले। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि कहाँ पे चीज़ें कौन सी आती थी, वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखो वो दिया मिलान करने के लिए, वही आगे अपना पुरातत्व को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। कैसे, कपास की खेती से। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि काम आते थे इनके। ठीक है, बाकी सब आप पढ़ेंगे इस बारे में। तो क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे, आपकी IQ बढ़ेगी और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया मुझसे, फिर खुद पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर करें। आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आए तो आप दोबारा चैप्टर पढ़ेंगे, दोबारा ढूंढेंगे। इससे आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, एकदम से आप उसको पढ़ना चालू कर देंगे और याद करना चालू कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।